हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स पार्ट 3, जिसमें हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट्स करेंगे, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगता है। लाइट का मतलब है यहाँ पे सन रे से, ये जो सूरज की किरणें होती हैं उनको सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो उनको जो टाइम लगता है वो अराउंड 8 मिनट्स होता है। ठीक है, जो सन से अर्थ तक ट्रेवल करती है, जिसमें से काफी पार्ट जो होता है वो वैक्यूम का पार्ट होता है, जहां पे कोई भी एयर या एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सनलाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. Photons emitted from the surface of sun need to travel across the vacuum of space to reach our eyes. ठीक है, जो सन की रेस ट्रेवल करती हैं वो किसकी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो फोटोन जनरेट होते हैं सन के सरफेस से, वो सबसे पहले किसमें वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं, देन हमारी आईज तक पहुंचते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारा पार्ट ऐसा है जहां पर वैक्यूम है, यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर या फिर कोई भी एयर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, द शॉर्ट आंसर इज दैट इट टेक्स सनलाइट इन एवरेज ऑफ 8 minutes 20 seconds टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। तो टोटल जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम कहें तो कितनी है, वो 8 minutes 20 seconds होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अराउंड 8 मिनट इज ऑल्सो द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, द मिरर्स यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स आर। ठीक है, आपने देखा होगा व्हीकल्स में जो साइड मिरर लगे होते हैं लाइक दिस, चाहे आप बाइक की बात कर लीजिए, कार में, ट्रक में, हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, हर टाइप के व्हीकल्स में, इवन अब तो साइकिल्स में भी मिरर्स मिलते हैं जिनको रियर व्यू मिरर्स बोलते हैं। तो उसमें कौन से मिरर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। क्यों होते हैं, क्यों यूज करते हैं इनको व्हीकल्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी लार्ज ऑब्जेक्ट को छोटा कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं और ज्यादा एरिया कवर करते हैं, जिससे हमें लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि बैक साइड जो है उसके लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें भी या फिर ऑब्जेक्ट भी दिखाई देते हैं। ठीक है, जिससे अंदाजा लग जाता है कि कब टर्न करना है, कब नहीं करना है, या फिर हमारे पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है, क्या ऑब्जेक्ट है, तो वो सब दिख जाता है। इसीलिए क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स यूज करते हैं इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू मिरर्स। ठीक है, अब कॉनकेव क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम जितने भी मिरर्स दिए हुए हैं एक बार देख लेते हैं ये क्या क्या यूज में आते हैं और इनकी फंक्शनिंग कैसी होती है। तो कॉनकेव जो होता है वो होता है लाइक दिस, जिसमें कर्व्ड होता है ये कॉनकेव। यहाँ पे मैं ए ऑप्शन की बात कर रही हूँ, कॉनकेव की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कॉनकेव जो होता है वो केव की तरह होता है, गुफा की तरह होता है, जिसमें जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर लाइट फॉल होती है। ठीक है, जबकि जो कॉन्वेक्स होता है वो कैसा होता है, वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अपर पार्ट पे लाइट फॉल होती है और इमेज यहाँ फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो कॉनकेव होता है वो क्या करता है, वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज दिखा सकता है। रियल इमेज भी दिखा सकता है, जैसे आप दिख रहे हो वैसे भी, और वर्चुअल इमेज भी दिखा सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, ये बिगर और स्मॉलर
दोनों इमेज दिखा सकता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से ज्यादा बड़ी इमेज भी बना सकता है और उसकी साइज से बहुत छोटी इमेज भी बना सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या है, वो मिरर के पास में रखा हुआ है, मिरर से दूर रखा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर्स में, वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो ये किस पे है? कॉनकेव कैसे? पोजिशनिंग बेस्ड सिस्टम होता है, पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। जबकि कॉन्वेक्स जो होता है वो पोजीशन से रिगार्डलेस होता है, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसको वो स्मॉल कर देगा उसकी इमेज को, और एक लार्ज एरिया कवर करेगा। ठीक है, इसीलिए यूज किया जाता है इसको रियर व्यू मिरर्स में। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल क्या होता है? सिलेंड्रिकल जो मिरर्स होते हैं वो इमेज को उल्टा कर देते हैं, मतलब उसको अप पोर्शन को डाउन कर देते हैं, डाउन पोर्शन को अप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो प्लेन मिरर्स होते हैं उसमें आपको हमेशा उल्टी इमेज दिखाई देती है, रिफ्लेक्टिंग जो इमेज दिखाई देती है वो उल्टी होती है। मतलब आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड पे दिखाई देता है और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड पे दिखाई देता है। जबकि सिलेंड्रिकल में अप और डाउन चेंज हो जाता है, अप पोजीशन डाउन हो जाती है, डाउन पोजीशन अप हो जाती है, लेकिन जो उनकी पोजीशन राइट और लेफ्ट जो है वो सेम रहता है, वो साइड चेंज नहीं होती सिलेंड्रिकल में। ये सिलेंड्रिकल मिरर्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और प्लेन मिरर्स तो वही मिरर्स हैं जो हम सब अपने घर में यूज करते हैं फेस देखने के लिए, जिसमें क्या होता है, इमेज रियल इमेज दिखाई देती है, लेकिन वो क्या होती है? अपोजिट होती है, लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन मिरर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ इमेज formed in a convex mirror is smaller than an image in a plane mirror। ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके कंपैरिजन में कॉन्वेक्स में जो मिरर इमेज बनती है वो क्या होती है? छोटी होती है। सो अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड फॉर अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर। ठीक है, इसीलिए लार्ज फील्ड व्यू के लिए कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है, और यही रीजन है इसको रियर व्यू मिरर्स की तरह यूज करते हैं व्हीकल्स में, जिससे हमें एक लार्ज एरिया का इमेज दिख जाए और हमें पता लग पाए कि हमारे पीछे कौन कौन से व्हीकल्स या फिर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट्स। ठीक है, अब इसमें बोला है कि कौन सी ऐसी वेव है जो नकली नोटों को चेक करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जो करेंसी होती है, नोट्स होते हैं जो, उसमें एक स्ट्रिप लगी होती है, बहुत माइन्यूट स्ट्रिप होती है। तो वो जो स्ट्रिप होती है वही पहचान होती है कि कौन सा असली है, कौन सा फेक है। ठीक है, कौन सा रियल करेंसी है, कौन फेक करेंसी है। तो इस जो लाइन है इसको चेक करने के लिए हम एक लाइट का यूज करते हैं। वो कौन सी लाइट होती है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। वो जो लाइट होती है वो अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर लाइन को शो कर सकती हैं अगर नोट है, करेंसी नोट है, वो क्या है? रियल है। अगर वो फेक है तो वो लाइन जो होगी वो नहीं होगी फेक करेंसी में। ठीक है, तो कौन सी लाइट यूज करते हैं हम? अल्ट्रा वायलेट वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, अब इंफ्रारेड कहाँ यूज करते हैं? इंफ्रारेड वेव्स हम यूज करते हैं अपने रिमोट्स में, एसी रिमोट या फिर टीवी रिमोट, जो भी रिमोट आप यूज कर रहे हैं, ऐसी कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं जहाँ पे रिमोट कंट्रोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके आगे आपने देखा होगा एक छोटा सा बल्ब लगा होता है लाइट एमिट करने के लिए। ठीक है, तो वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। और जो रिमोट होता है
फायर, अमेजॉन फायर स्टिक का, वो होता है वाईफाई बेस्ड, उसमें इंफ्रारेड नहीं होता है, इसीलिए आपको टीवी के सामने आप उसे प्रेस करो या टीवी के पीछे जाके प्रेस करो या रूम में कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में प्रेस करो तो वो सिग्नल ले लेता है। लेकिन इंफ्रारेड अगर रिमोट है तो आपको उसको टीवी के सामने ही प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, एक लाइन में ट्रेवल करते हैं लाइक दिस। तो इंफ्रारेड वेव्स कहाँ यूज होती है, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस में यूज होती है। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एफएम, जो हम एफएम सुनते हैं, एफएम रेडियो सुनते हैं, वो रेडियो वेव्स पे ऑपरेट होता है। और माइक्रोवेव्स क्या होती है, माइक्रोवेव्स जो हम माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं उसमें माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि इनमें से जो कौन सी वेव्स हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर अगर हम लिखें तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेस की होती है, वेव्स की होती है। देन होती है इंफ्रारेड की, देन माइक्रोवेव्स की, देन रेडियो वेव्स की, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा किसकी होती है, एक्सरेज की, ठीक है। एक्सरेज की, अल्ट्रा वायलेट रेस से भी ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, और एक्स रेस से भी ज्यादा होती है गामा, गामा रेस की, ठीक है। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी एक्स रेस से भी ज्यादा होती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेस की, देन एक्स रेस की, देन अल्ट्रावायलेट, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, ठीक है। और ये सारी ही जो वेव्स यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सब इनविजिबल होती हैं। इनविजिबल का मतलब है उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। जो वेव्स हम देखते हैं अपनी आंखों से वो ये वेव्स नहीं है, ये ऐसी वेव्स हैं सारी की सारे जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनविजिबल वेव्स होते हैं ये, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट वेव्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फेक एंड फॉर्ज्ड करेंसी, ठीक है। फेक करेंसीज और फॉर्ज करेंसीज को चेक करने के लिए होता है अल्ट्रावायलेट वेव्स का यूज। द पेपर करेंसी हैज अ स्ट्रिप दैट इज एम्बेडेड इन द नोट। पेपर करेंसी में एक स्ट्रिप लगी होती है, एम्बेडेड होती है नोट के अंदर। दिस स्ट्रिप कैन नॉट बी forged like that in original currency. So to check for detecting forgery in currency notes, ultraviolet waves are used. ठीक है, तो क्या कौन सी वेव्स यूज करते हैं हम, अल्ट्रावायलेट वेव्स यूज करते हैं टू डिटेक्ट फेक एंड फॉर्ज्ड करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one among the following waves carries the maximum energy per photon। इनमें से कौन सी ऐसी वेव है जो मैक्सिमम एनर्जी कैरीज करती है पर फोटोन, क्योंकि जितनी भी वेव्स हैं वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी वेव है जो मैक्सिमम एनर्जी रखती है। तो रेडियो वेव्स मैंने बताया किसमें यूज करते हैं हम, रेडियो वेव्स यूज करते हैं एफएम के लिए और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। माइक्रोवेव्स की ज्यादा होती है रेडियो वेव से, और लाइट वेव की माइक्रोवेव से ज्यादा होती है। लाइट वेव्स क्या होती हैं, जो लाइट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो लाइट वेव्स होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है पर फोटोन वो होती है एक्सरेज की, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये बॉडी में से पेनिट्रेट कर लेता है, और जो एक्सरे आप देखते हो ना, बोन्स का एक्सरे दे देता है, बोन तक पहुंच जाता है, यानी कि जो आपकी स्किन है उसको पेनिट्रेट कर जाता है, उसमें समा जाता है। जबकि रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स और माइक्रोवेव्स इनमें से कोई भी वेव ऐसा नहीं कर सकता। तो जो एक्सरेज हैं उसमें मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन होता है, ठीक है। यही रीजन है कि वो स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सरेज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। किस टाइप का रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। प्रोबेबली मोस्ट वेल नोन फॉर देयर एबिलिटी टू सी थ्रू अ पर्सन्स स्किन एंड रिवील इमेजेस ऑफ द बोन beneath it।
ठीक है, ये किसी भी पर्सन की स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और बोन्स की इमेज रिवील कर देता है, दिखा सकता है। ठीक है, एक्सरेज कैरीज द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एक्सरेज। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ह्यूमन आई के ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन आई की फंक्शनिंग के ऊपर दिए हुए हैं। अब बोला है नॉट, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा ह्यूमन आई पे एप्लीकेबल नहीं है। चलिए पढ़ते हैं कुछ ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है, वी नीड बोथ आई टू जज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन को दोनों आईज की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन देखने के लिए, एक्यूरेटली देखने के लिए दोनों आईज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ह्यूमन क्या करता है, वो उनकी जो दोनों आई होती है ह्यूमन की, हमारी जो आई होती है दोनों, वो एक ही ऑब्जेक्ट को उसकी रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग की जो आई होती है वो सेपरेट होती है, वो लेफ्ट आई से अलग देख सकता है और राइट आई से अलग देख सकता है। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, दोनों आई से वो एक ही ऑब्जेक्ट को देखता है और उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो एक्यूरेटली जज कर सकता है। ठीक है, अगर आप एक आई बंद कर लो और सिर्फ एक से देखो तो आप उसकी पोजीशन, करेक्ट पोजीशन नहीं बता सकते ऑब्जेक्ट की। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों आई से देखोगे तो आप उसकी रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव का मतलब होता है अपने रिस्पेक्ट में, आप जहां खड़े हो उसके रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों आई से ही देखी जा सकती है, प्रॉपरली जज की जा सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है, इसका मतलब नॉट तो नहीं है, ये एक फंक्शन है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। द रेटिना of the human eye contain millions of light sensitive cells called rods and cones which convert the light into electrical messages। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। जो ह्यूमन रेटिना होता है उसमें मिलियंस ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, छोटे 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 सेल्स होते हैं जो किसके, रॉड यानी कि लाइक दिस, रॉड और कोन के फॉर्म में होते हैं लाइक दिस। ठीक है, इनको हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं, विच कन्वर्ट द लाइट, जो लाइट हमारी आंखों पे आ रही है, जो इमेज हमारी आंखों पे बनती है, रेटिना पे बनती है, उनको इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट करते हैं उनकी, और वही इलेक्ट्रिकल वेव हमारे माइंड तक, हमारे ब्रेन तक जाती है और हम इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं यूजिंग दीज इलेक्ट्रिकल मैसेजेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है रेटिना या ह्यूमन आई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना इज अपसाइड डाउन। अब ये बोल रहे हैं जो भी रेटिना पे इमेज बनती है वो क्या होती है, अपसाइड डाउन होती है, यानी कि उसकी जो अपसाइड है वो डाउन होती है, नीचे की तरफ होती है, और जो नीचे वाली डाउन साइड है वो ऊपर की, उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है लाइक दिस, तो इसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है अपोजिट लाइक दिस। ठीक है, अपसाइड डाउन बनती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। इमेज क्या होती है, उल्टी बनती है हमारे रेटिना पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन है, ह्यूमन आई इज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ डाइवर्जिंग लेंस। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है, ये रेटिना के रिस्पेक्ट में गलत लिखा हुआ है। ह्यूमन आई में ऐसा कोई भी डाइवर्जिंग लेंस नहीं है। डाइवर्जिंग का मतलब है कि आपकी रेटिना पे लाइट गई और वो डाइवर्ज हो गई, कहीं किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गई, तो ये नहीं होता, रिफ्रैक्टिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मतलब इसके रिस्पेक्ट में गलत है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि गलत कौन सा है, तो यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये ऊपर के जितने भी 3 पॉइंट्स हैं ये
पूरे ह्यूमन आई की जो एक्टिविटी है उसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ह्यूमन आई पढ़ना है तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए, यही मेन फंक्शनिंग होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए एमसीक्यू इज द बेटर वे टू कवर योर सिलेबस, क्योंकि इसमें केवल 40 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से फिजिक्स के अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उसके लिए पूरा फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरी ऑप्टिक्स पढ़ना, पूरी वेव थ्योरी पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे, क्योंकि उससे 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो उसकी मार्किंग कितनी है, 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एमसीक्यूज सफिशिएंट है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ थियरी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर पाओ। ठीक है, द ह्यूमन आई इज a refracting system containing a diverging lens, ये क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स मेनली इन डेजर्ट्स ड्यूरिंग हॉट समर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं जो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, जो मरीचिका होती है, ठीक है, जिसमें दूर से देखने पे ये लगता है कि पानी है, लेकिन जब पास जाके देखते हैं तो वो पानी नहीं, रेत ही होती है। तो वो उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों लगता है। और कई बार देखा होगा, अगर रोड है, प्लेन रोड है, और दूर से अगर आप आ रहे हो और गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, रोड बहुत हीट अप हो गई है, तो दूर से देखने पे लगता है कि शायद आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब पास में आप जाते हैं तो दिखता है कि नहीं, पानी नहीं है, रोड ही है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों होता है। तो मेनली जो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब दो सरफेस, यहां से मान लीजिए लाइट इंसिडेंट की गई, तो लाइट जो है इस मीडियम में जाने की बजाय वापस इसी मीडियम में, जिस मीडियम से इंसिडेंट की गई थी, उसी मीडियम में वापस आ जाए और इससे बाहर ही ना जा पाए, इसी मीडियम में घूमती रहे, तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो मीडियम है वो इल्यूमिनेट करने लगता है। ठीक है, इल्यूजन क्रिएट कर देता है, यानी कि चमकने लगता है। जैसे कि डायमंड में भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जब एक लाइट उसमें इंसिडेंट होती है तो वो लाइट बाहर नहीं आ पाती, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है। इसकी वजह से डायमंड जो है बहुत चमकीला लगता है। ठीक है, तो आपने हमेशा सुना होगा, डायमंड जो है उसके तराशने पे फर्क पड़ता है कि डायमंड कैसा है, यानी कि डायमंड की चमक जो है वो उसकी कटिंग, जो एज कटिंग है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अगर किसी एंगल से उसे काटे। ऐसे ही जब डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो रेत के ऊपर का जो रेत है, उसके ऊपर की जो एयर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, जबकि उसके ऊपर की जो एयर है, इस एयर के ऊपर जो एयर है वो ठंडी होती है। तो जैसे ही रे इसमें एंटर होती है और रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, तो इस गर्म एयर की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, जो क्रिटिकल एंगल है थीटा जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। क्रिटिकल एंगल अगर ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट रेट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन रिजल्ट आता है उसका। ठीक है, तो इस हॉट एयर की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और यही रीजन है कि जब रोड के जो कांटेक्ट में एयर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और उसके ऊपर की जो एयर है वो ठंडी होती है, जिसकी वजह से वो एक मीडियम की तरह वर्क करने लगता है, जो गर्म एयर होती है, और वो क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे देता है, और क्या होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है, आंसर होगा डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन होता है।
an optical illusion which occurs mainly in deserts about during hot summers is based on the principle of total internal reflection. On a very hot day in desert, the air just in contact with the sand is hotter than the air above it. ठीक है, जो सैंड के कांटेक्ट में एयर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, उसके ऊपर की एयर। ठीक है, एक तो कांटेक्ट एयर हो गई ये एयर जिसको हम एयर 1 बोल रहे हैं, और एक इसके ऊपर की एयर जिसको हम एयर 2 बोल रहे हैं। तो एयर 1 जो होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द सैंड, रेत के हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत गर्म हो जाती है। दिस कॉजेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द सैंड। ठीक है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्रिएट हो जाता है उस एयर में जो सैंड के कांटेक्ट में हो जाता है, जो कम होता है नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, Which one of the following statement is correct about the magnification of an optical microscope? ठीक है, माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन का वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा, जब फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तब मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है इंक्रीज हो रहा है फोकल लेंथ इंक्रीज होने पे, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं उसकी फोकल लेंथ, तो यहाँ पे फोकल लेंथ बात हो रही है आईपीस की। आईपीस का मतलब है जहां से आप देखते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप का एक पार्ट ऊपर होता है एक नीचे होता है, नीचे वो होता है जिसके नीचे ऑब्जेक्ट हमें जो देखना है, और आईपीस क्या है जिसपे हम अपनी आई रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है आईपीस। आईपीस जितना पास होगा, मतलब जितनी उसकी डिस्टेंस डिक्रीज होगी उतनी ही मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप उसे अपने आंख के पास लाते जाओगे उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे मैग्निफिकेशन अच्छा होता जाए, कम होता जाएगा, सॉरी। ठीक है, मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकस, तो ऑब्जेक्टिव से उसका मतलब नहीं है। ठीक है, आईपीस से मतलब है। मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ऐसा नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, जैसे जैसे अपनी आंख को आप दूर ले जाओगे, फोकल लेंथ क्या होता है, एक लेंस और कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो जैसे आप अपनी आंख को आई पीस से दूर ले जाओगे, उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दोगे, तो ऑब्वियसली मतलब एक बहुत ही कॉमन सेंस का ये आंसर है कि आप माइक्रोस्कोप से दूर ले जाओगे अपनी आंख को तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, मैग्निफिकेशन जो हो रहा है वो अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। मैग्निफिकेशन डिक्रीज होता है कब होता है, जब आप फोकल लेंथ यानी आंख और आईपीस के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। दिस इज ओमेगा, डब्ल्यू लग रहा है लेकिन ये ओमेगा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ होता है फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल वेव की फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी काउंट्स द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन और रोटेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है लाइक साइन वेव की अगर हम बात करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वो होती है जिस पर जो वेव फॉर्म है वो अपने आप को, या फिर ऑसिलेशंस है वो अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो यहां से लेके यहां के बाद फिर से रिपीट हो रहा है सेम वेव, इसके बाद फिर रिपीट हो रही है यहां से आता, तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो f इक्वल टू 1/t। तो रिपीटिशन ऑफ ऑसिलेशन और रोटेशन क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो यूनिट होती है वो साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज होती है। ठीक है, वेयर एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मेजर्स एंगल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो एंगल्स के टर्म में होती है, जहां पे अगर हम सर्किल, कोन या स्पेयर की बात करते हैं, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वो कैसे मेजर करते हैं, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल की होती है उसको पर यूनिट टाइम से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाता है। इट्स यूनिट्स आर डिग्री, डिग्री पर सेकेंड और रेडियन पर सेकेंड होती है किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज लार्जर देन रेगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे ज्यादा होती है, और कितनी ज्यादा होती है, 2 पाई ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, W इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ t इज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है किसी पीरियोडिक पेंडुलम के लिए। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं ये अभी मैंने बताया आपको, ऐसे सिग्नल्स जो एक सर्टेन टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर इसका टाइम पीरियड t है तो हर t के बाद ये अब नेक्स्ट t होगा, इसके बाद फिर ये रिपीट होगा लाइक दिस। ऐसे ही सेम केस पेंडुलम का होता है, कई लोगों के पास पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं घरों में, तो आपने देखा होगा पेंडुलम जो होता है वो रिपीट करता है अपने हर मिनट पे, टिक 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 लाइक दिस। ठीक है, तो मान लीजिए उसका टाइम पीरियड t है, तो उन्होंने बोला है इस टाइम पीरियड जो t है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमें वो चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है t रिमेन्स द सेम ओनली फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं t कब तक सेम रहेगा, जब तक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, जब तक स्मॉल है ये एंगल, जब तक ये ओमेगा स्मॉल है तब तक तो t सेम रहेगा। जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए ये यहाँ पे 2 ओमेगा हो जाए, तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो इस पेंडुलम को यहां से यहां आने में फिर t से ज्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए t1 लगेगा, तो t1 जो होगा वो t से ग्रेटर होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब सही है, इसका मतलब हमें नॉट जो सही नहीं है वो चूज करना है, ये चूज नहीं करेंगे। t इज द लीस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। अब ये बोल रहे हैं t एक मिनिमम टाइम है, लीस्ट टाइम है जिसके बाद मोशन रिपीट करता है, तो ये सही है। ठीक है, t क्या होता है, एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है जिसके बाद फिर से अगेन रिपीटिव मोशन होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर nt वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये बोल रहे हैं कि nt के बाद मोशन अपने आप रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टी पे यहाँ पे आया, फिर सेकंड टी पे फिर यहाँ पे आएगा। वन साइकिल कब होगी, जब पहले एक बार इधर जाएगा
फिर इधर आएगा, तो एक साइकिल कंप्लीट होगी 1t, फिर 2t पे, फिर यहाँ पे होगा 3t पे। तो अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते जाए तो वो एक टाइम पीरियड को ही शो करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज n की टाइम पीरियड को शो करेंगी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है द मोशन रिपीट आफ्टर टाइम t ओनली वंस। ये बोल रहे हैं जो मोशन रिपीट होगा वो केवल टी टाइम पे एक ही बार होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है तो वो हर टी पे बार बार रिपीट होगा, केवल एक बार नहीं, हर बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, द मोशन रिपीट आफ्टर टाइम टी ओनली वंस, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, हम सभी को पता है जो सन रेज आती हैं वो व्हाइट जरूर लगती हैं, लेकिन वो किसका कॉम्बिनेशन है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स। अब वो कौन सा मेथड है जिससे हम कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सबको पता होगा। किस मेथड से कर सकते हैं, प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, जब हम प्रिज्म से सनलाइट को पास कराते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है उसका रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स ऐसा होता है कि वो क्या करता है, इन सब की लाइट्स को सेपरेट कर देता है, तो हमें 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। तो कौन सा मेथड होता है, बाय पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म। बाय फिल्टरेशन नहीं, फिल्टरेशन का मतलब ये होता है अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक लाइट चाहिए, मान लीजिए रेड चाहिए, तो आप रेड को फिल्टर कर लो, ऐसा मटेरियल यूज कर लो जिसमें केवल रेड ही पास कर सकती है उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो आपको केवल एक ही मिलेगी। ठीक है, तो उसे फिल्टरेशन कहते हैं। तो उसमें तो केवल एक ही वेवफॉर्म जो भी आपकी रिक्वायर्ड है कलर की वो मिलेगी। कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, डी है ए एंड बी, नहीं तो बी तो गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट and its components vary inversely with the refracting index of the medium। ठीक है, जो लाइट की स्पीड होती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मीडियम में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, जैसे ही वो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स में कोई ऐसा मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज्यादा है उसमें एंटर करते हैं तो वो डेविएट हो जाते हैं अपने पास से। सॉरी, refracting is the deviation in the path of light when it travels from one optical medium to other। जब वो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे में एंटर करते हैं तो क्या होता है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, हट जाते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ एक्सपीरियंस डिफरेंट डिग्री ऑफ डेविएशन, क्योंकि जितने भी 7 कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, इसीलिए उनका जो डेविएशन डिग्री है, डेविएशन जो एंगल है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डेविएट होते हैं। जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होती है लाइक दिस, तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेड दिखाई देगा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, इस तरीके से वो डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, ऑन द पासिंग थ्रू द प्रिज्म, जैसे ही प्रिज्म से पास करते हैं तो विवग्योर बोलते हैं पूरे 7 कलर्स को, जो रेनबो में भी दिखाई देते हैं। कई बार जब बारिश होती है, बारिश के बाद जब मौसम साफ होता है, सनरेज पड़ती हैं, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर एक प्रिज्म की तरह काम करने लगता है, उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बढ़ जाता है एयर से ज्यादा, उस पानी की बूंदों का, तो क्या होता है, आपको रेनबो दिखाई देने लगता है, जो व्हाइट लाइट है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो वो रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं, सबसे ऊपर जो आपको दिखाई देता है वो वॉयलेट होता है, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड सबसे नीचे होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 इसका और फिजिक्स का पार्ट 4। नेक्स्ट में भी हम वेवलेंथ एंड
सॉरी साउंड एंड लाइट ही करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।